नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से एक बड़ी खबर की, जहां पर बिल्ला बोंग स्कूल बस में बच्ची से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 20 दिन में पेश की चार्जशीट। पुलिस जांच में आरोपी ड्राइवर को लेकर किया गया खुलासा। आदतन अपराधी था आरोपी बस का ड्राइवर। बस ड्राइवर बच्चों को करता था टारगेट। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। जांच में बस के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। जिला कोर्ट में पेश की चार्जशीट। तो अब देखिए कि कुछ दिन पहले बच्ची से जो हैवानियत हुई थी, इस पूरे मामले में 20 दिन बाद चार्जशीट पेश की गई है और उसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो बस का ड्राइवर था वो आदतन अपराधी था। पहले भी कई वो अपराध कर चुका था और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही तो सामने आई ही है, जांच में बस के सीसीटीवी कैमरे भी बंद पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, आप चार्जशीट पेश की गई और जानकारी में कई सारे खुलासे हुए। आदतन अपराधी था बस ड्राइवर, और दूसरी बात यह कि बड़ी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये चार्जशीट पेश करने का मकसद यही है कि जो आरोपी है इस पूरे मामले में उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम किया जाए। इस पूरे मामले में जिस तरीके से सरकार ने सक्रियता और संवेदनशीलता दिखाई थी, उसके बाद पुलिस ने महज 20 दिनों के अंदर तमाम जांच को पूरा करके एक रिपोर्ट जो है करीब 1000 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है, वो चार्जशीट के तौर पर जो है वो जिला कोर्ट में पेश की है। इसमें जो आरोपी मुख्य रूप से ड्राइवर बनाया गया है, उसकी सहयोगी महिला जो कर्मचारी थी स्टाफ में, उन्हें बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ जो है तमाम दस्तावेजों, बयान और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट पेश की गई और आरोपी जो बस ड्राइवर है उसके कई आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मिली है, जिसे चार्जशीट में संलग्न किया गया है। इसके अलावा लापरवाही भी सीसीटीवी कैमरों को लेके आई है। जिस तरीके से बताया गया था कि 3 दिन का बैकअप रहता है, उस दिन के घटनाक्रम का कोई भी बैकअप जो है नहीं था। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही है। अब मामला क्योंकि कोर्ट में चार्जशीट के तहत पेश किया गया है, अब इस पूरे मामले में कोशिश रहेगी कि पुलिस की डे टू डे सुनवाई रहे और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिले। मनोज, सवाल ये भी उठता है कि जब बस ड्राइवर का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, तो क्या स्कूल प्रबंधन ने बस ड्राइवर को रखने के पहले क्या इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई गई है, जबकि पहले से ही साफ किया गया है कि आप यदि बच्चों की रखवाली के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, उनके आने ले जाने के लिए स्कूल में कोई भी यदि आ रहा है काम के लिए, तो उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड खासतौर पर नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद ही बड़ा खुलासा हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो कानून के जो प्रावधान है उसके तहत जो भी स्कूल में ड्राइवर, क्लीनर या दूसरे कर्मचारियों को रखते हैं उनका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। लेकिन इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही हर स्तर पे सामने आई। सीसीटीवी फुटेज की बात करें, ड्राइवरों के वेरिफिकेशन की बात करें, या फिर प्राथमिक तौर पर जो शिकायत उनके पास आई थी उसको रफा दफा करने का मामला हो, इन तमाम मामलों में लापरवाही थी। यही कारण है कि जिम्मेदार जो स्कूल के प्रिंसिपल थे और दूसरे जो जिम्मेदार थे उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि एक आरोप नहीं, उन पे धर्म परिवर्तन का भी आरोप जो है स्कूल प्रबंधन पे लगा। तो ऐसे में स्कूल जो है वो चारों तरफ से आरोपों में घिरा हुआ है। यही कारण था कि पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी की थी। इन्हें भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था। तो स्कूल में लापरवाहियों का भरमार है। लापरवाहियों की वजह से शासन ने सख्ती दिखाई और इस पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो तमाम जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो जुटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एसआईटी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 2 अलग अलग एंगल पे किया जा रहा था मामले की जांच को। एक एंगल जो है वो बच्ची से जुड़े अपराध को लेके थी और दूसरी जांच जो है वो स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को लेके थी। तो इस पूरे मामले में 20 दिन के अंदर महज जो है वो चार्जशीट को पेश किया गया है। अब पुलिस की ये कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले में डे टू डे जो है वो सुनवाई हो सके, ताकि जो आरोपी, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या ड्राइवर हो या फिर दूसरा स्टाफ, उनको जल्द से जल्द जो है वो सजा दिलाई जा सके, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला था और यही बिल्कुल। और ये गंभीर मामले के साथ साथ एक बहुत बड़ी लापरवाही भी है स्कूल प्रबंधन की भी। अब आप ये देखिए मनोज, कि इतना बड़ा स्कूल है, तमाम जो कानूनी जो दस्तावेज होते हैं उनके साथ साथ इसमें पूरे नियम कानूनों को पालन करना अनिवार्य होता है। स्कूल बस में जो कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे किस काम के, जब सीसीटीवी कैमरा ही बंद है, घटनाक्रम यदि कुछ भी होता है, जब उसके सबूत ही, साक्ष्य ही नहीं मिल पाते हैं, तो क्या सिर्फ नाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए वहां पर?
जी बिल्कुल, क्योंकि अब एक पूरा अभियान परिवहन विभाग के और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इस घटना के बाद चलाया जा रहा है। हालांकि शासन स्तर पर भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जिस तरीके के दावे किए जाते हैं, वो दावे हर बार इस तरीके की घटनाओं के बाद खोखले साबित होते हैं। बिलाबोंग स्कूल की बात करें तो हर तरफ लापरवाही का मंजर है। वेरिफिकेशन की बात करें, सीसीटीवी कैमरों की बात करें, कम से कम 15 से 20 दिन का बैकअप होना चाहिए था। लेकिन उस घटना को लेकर जो अहम सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। और यही कारण है कि जिस तरीके से पूरे मामले में सामने आया कि कैमरों का जो फुटेज है वो नहीं था। हालांकि रिकवर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो फुटेज है वो रिकवर नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो स्कूल प्रबंधन की थी। ऐसे में एसओपी भी बाल आयोग के द्वारा जारी की गई थी। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाए थे, कई बसों को जब्त करके कार्रवाई करने का काम किया था। एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में छेड़ा गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेके सख्त दिशा निर्देश दिए थे। सीपी मकरंद देवस्कर को भी उन्होंने साफ तौर से ये दिशा निर्देश दिए थे कि बसों और ड्राइवर या फिर स्कूल प्रबंधन से जुड़ी जो भी सुरक्षा के लिहाज से जो भी काम है वो किया जाए। तो लापरवाही का मंजर बिलाबोंग नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े स्कूल है वहां पर भी देखा जा रहा है। अब सख्त होना चाहिए कानूनी तौर पर, और इस पर सख्ती की सख्त जरूरत है वाकई में मनोज, ताकि अगली घटनाएं ऐसी सामने ना आ पाए। और हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। शैलेंद्र, अब 20 दिन में चार्जशीट पेश की गई और देखा गया कि कई चौंकाने वाले खुलासे। जो ड्राइवर था उसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था, कई सारे मामले दर्ज थे। दूसरी बात कि स्कूल जो बस थी उसमें सीसीटीवी कैमरा तो लगा था, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जो इस मामले की जांच हुई थी उसमें सबसे पहले जो लापरवाही सामने आई थी वो स्कूल प्रबंधन की सामने आई थी कि जो ड्राइवर था वो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का था। इस तरह के आरोप जो है परिजनों ने भी लगाए थे और पुलिस को भी अपने इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली थी। जो सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए थे, जिनकी उम्मीद पुलिस कर रही थी कि वो सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और प्रथम दृष्टया ये भी देखने में आया था कि 3 दिन तक स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो परिजन हैं, जो पीड़ित के माता पिता हैं, उनको घुमाया गया। उनके खिलाफ जो आरोपी है उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, केवल स्कूल बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा इस घटनाक्रम को करने से इनकार किया गया और उसके बाद उनको वहाँ से जाने दिया। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर 3 दिन बाद जो है शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था और 3 जो महिला अधिकारी हैं उनकी निर्देशन में पूरी ये कार्रवाई हुई। एक एक तथ्य को परखा गया और उसके बाद अब महज 20 दिन में इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। इस मामले में न केवल आरोपी ड्राइवर, और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात ये थी कि जो एक महिला जो कर्मचारी थी जिनका काम जो है बस में जो बच्चे जा रहे हैं, छोटे नाबालिग छोटे से बच्चे, उनकी देखरेख करना है। और उस महिला आया कि ही उस बस में होते हुए पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इससे साफ ये प्रतीत हो रहा था कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन के द्वारा कितनी गंभीर लापरवाही बरती गई है। पहले स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को लेकर अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जब परिजनों का दबाव बढ़ा उसके बाद जो है उन्होंने गलती स्वीकार भी की थी और पुलिस ने भी जो मालिक है इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। चूँकि ये मामला 3 साल से जुड़ी एक बच्ची के साथ जुड़ा हुआ था और यही कारण है कि बिलाबोंग स्कूल के खिलाफ कई सामाजिक संगठन और परिजनों ने भी काफ़ी आक्रोश जताया था। और अब जाकर इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है और उम्मीद है कि इस मामले की तेज गति से सुनवाई होगी और आरोपी जो है उनको कठोर से कठोर सजा भी मिलेगी। जी बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से पूरे मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई है और देखना यह है कि कहां तक कितनी जल्दी ये पूरी कार्रवाई होती है। भोपाल से बड़ी खबर है, भू समाधि से बाहर निकलेंगे बाबा, जहां थोड़ी ही देर में बाबा बाहर निकलेंगे। पुरुषोत्तमानंद 72 घंटे की उन्होंने समाधि ली थी, भू समाधि ली थी। हालांकि प्रशासनिक अमले ने उन्हें मना कर दिया था, उनको अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बावजूद बाबा पुरुषोत्तमानंद ने 72 घंटे की समाधि ली थी। आज उनको बाहर निकलना है और भारी भीड़ कहा जा रहा है कि पहुंच रही है उन्हें देखने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आस्था की बात आती है तो बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं और यही कुछ देखने को मिला मौके पर। जब बाबा पुरुषोत्तमानंद ने भू समाधि ली थी उसके बाद से लगातार पूजा पाठ का दौर चलता रहा और आज 3 दिन बाद यानी कि 72 घंटे की समाधि के बाद वे बाहर निकाले जाएंगे, बाहर निकलेंगे। देखना यही है कि उनका कैसा स्वास्थ्य रहता है,
क्या प्रतिक्रिया उनकी होती है और आसपास जो आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बड़ी खबर है भोपाल से और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आस्था का सैलाब भी उमड़ रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी यह है कि लोगों में काफी कौतूहल है ये देखने के लिए कि बाबा जब समाधि से बाहर निकलेंगे तो उनका किस तरीके का स्वास्थ्य रहने वाला है। क्या अभी इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए 11 बजे बाबा समाधि से बाहर आएंगे, मगर उसके पहले आपको हम बता दें समाधि स्थल जहां पर बाबा ने समाधि ली है, अभी बाबा इसी समाधि स्थल पर यहाँ पर अंदर है। भूमिगत समाधि वो ले चुके हैं। हालांकि इसके पहले भी वो जल समाधि ले चुके हैं, अग्नि स्नान कर चुके हैं और अब जनता के कल्याण के लिए यहाँ पर जमीन के अंदर भूमिगत समाधि में लीन है। 11 बजे बाबा समाधि से बाहर आएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बात करें तो हवन और पूजन का दौर चल रहा है। यहाँ पर हवन पूजन की जा रही है। उनके तमाम जो परिजन है और साथ ही ब्राह्मण लोगों को बुलाकर यहाँ पर हवन और पूजन का दौर किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार अगर बात करें तो समाधि के ठीक पास में ही हवन और पूजा की जा रही है और उद्देश्य यही है कि बाबा जब समाधि से बाहर आए तो एक मेडिकल की टीम भी रहेगी। बाहर बड़ी संख्या में अगर बात करें तो बाहर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो भी आ चुकी है और यही इंतजार किया जा रहा है कि बाबा जब बाहर आए तो उनके दर्शन और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। लोग उनके बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग आते जा रहे हैं वो दर्शन बाबा के करें। तो आप देख सकते हैं महिलाओं को यहाँ बैठा दिया गया है। दूसरी तरफ बाबा यहाँ जब से ही समाधि से बाहर आएंगे 11 बजे ये सारे तमाम लोग उनसे दर्शन करेंगे। उसके बाद बाबा वापस फिर अपने स्नान पूजा पाठ में लग जाएंगे और कह सकते हैं काफी बड़े साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बाबा जो है महंत है गुफा मंदिर के राम प्रवेश दास जी वो यहाँ पहुंचेंगे। तमाम और भी साधु संत पहुंचेंगे। उन्हीं की उपस्थिति में समाधि से जो है बाबा पुरुषोत्तम बाहर आएंगे। कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए कौतूहल के तौर पर ये देखिए तमाम जो लोग हैं अभी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये सारे लोग समाधि स्थल के समीप पहुंच चुके हैं। भीड़ बड़ी संख्या में जुटती जा रही है क्योंकि भोपाल के इस जगह पर लोगों को ये कौतूहल का विषय है कि बाबा जब समाधि से बाहर आएंगे तो क्या दृश्य रहेंगे उनका, क्या उस समय उन्हें दर्शन हो पाएगा। जी बिल्कुल। चूंकि आस्था की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोग भी नजर आते हैं और यहाँ पर भी महिलाएं खासतौर पर नजर आ रही हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। और ये जो तस्वीरें भी देखिए आप, न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है जहां पर बाबा पुरुषोत्तमानंद ने समाधि ली और इस समाधि के दौरान देखा यह जा रहा है कि आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जितेंद्र, यदि कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी हो पाए तो जानने की कोशिश करें कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। हेलो, आवाज नहीं है। जी जितेंद्र, आपको आवाज आ रही है तो आप वहां पर मौजूद जो आस्था से डूबे लोग पहुंचे हुए हैं उनसे भी बातचीत यदि कर पाए तो करें। आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है क्लियर यहाँ तक। तो जितेंद्र को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। साथ ही पुलिस भी यहां पर मौके पर है व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए ताकि कोई हंगामा ना हो। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी, उसके बावजूद बाबा ने समाधि ली। 3 दिन यानी कि 72 घंटे की समाधि के बाद आज वे 11 बजे जब समाधि से बाहर निकलेंगे तो उस वक्त का नजारा देखने के लिए सभी दर्शनार्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आस्था से डूबे लोग पहुंचे, खासतौर पर महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, यदि आपकी उनसे बातचीत हो पाए कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। हम लोगों से ही जानते हैं बाबा समाधि से बाहर आएंगे, क्या आपको लग रहा है कि स्वस्थ बाबा समाधि से बाहर आएंगे, बिल्कुल स्वस्थ आएंगे। बाबा के अंदर शक्ति प्राप्त होगी और बाबा को 72 घंटे हो गए और हम बाबा के उसमें ही लगे 72 घंटे में और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि हमें बाबा जी बिल्कुल सुरक्षित आएंगे। ठीक है, और बाबा के बेटे भी यहाँ पर है। इसके पहले बाबा और तक समाधि ले चुके हैं। बाबा जी ने सर्वप्रथम अग्नि स्नान किया था भवानी चौक भोपाल कर्फ्यू वाली माता के सामने। उसके बाद गुप्त नवरात्र में बाबा जी जगह जगह जंगलों में जाके समाधि किया करते थे। और उद्देश्य क्या है समाधि का उद्देश्य मात्र जन कल्याण। प्रशासन ने रोका था, पहले भी प्रशासन ने रोका था। उसके बाद डीसीपी सर का मैं बोलता हूँ उनने बहुत हमारा सहयोग करा है डीसीपी साहब ने और प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग करा है। अब नवरात्रि का आज अष्टमी है, क्या लग रहा है बाबा जब बाहर आएंगे तो क्या सब लोग बाबा जी की बाहर आएंगे तो वो बहुत खुशी की बात है कि बाबा जी बाहर आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आएंगे, ये मेरा दावा है और सबको आशीर्वाद भी देंगे। बिल्कुल।
तो कह सकते जी हैं बिल्कुल बाबा अभी बिल्कुल जितेंद्र, और सभी को ये मन में पूरा भाव है कि बाबा बिल्कुल स्वस्थ बाहर समाधि से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर, भोपाल में विजयदशमी को लेकर तैयारियां पूरी हैं। रावण दहन के लिए रावण के पुतले बनकर तैयार हैं। रंग बिरंगे कागजों में लिपटे रावणों के पुतलों के बढ़ते भावों के चलते खरीदार कम मिल रहे हैं, जिससे कलाकार मायूस भी नजर आ रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि कागज से लेकर पटाखों के दाम में बेतरतीब बढ़ोतरी होने से पुतला बनाने में लागत ज्यादा आ रही है। पर अच्छाई का पर्व दशहरा 2 दिन बाद मनाया जाएगा और दशहरे को लेकर रावण पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुके हैं। अभी आप रावण का जो स्वरूप देख रहे हैं, अहंकार के रूप में रावण पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुके हैं। मगर दशहरे के दिन भगवान राम इन्हीं का वध करेंगे और इनके अहंकार को मिट्टी में मिला देंगे। मगर ये जो अहंकारी रूपी रावण है, इनको बनाने में कलाकार को कितनी मेहनत लगती है, कलाकार से जानते हैं, क्योंकि काफी दिक्कतें आती हैं इनमें। और अभी अगर आपसे जाने तो क्या नाम है आपका? हितेश नाम है। हितेश, ये रावण बनाते हैं, इसमें पेपर कलाकारी करने में कितना खर्च आता है? इसमें 2000 रुपए का खर्चा आता है एक छोटे रावण में। हाँ, वो बड़ा रावण? बड़ा रावण में 10,000 का। तो अब तो महंगाई भी बढ़ गई, आपको लगता है मेहनताना मिलता है इसका? इतना नहीं मिलता है। तो फिर क्या चाहते हैं? इतना मिलना चाहिए, निकल जाए। तो ये रावण बनाने वाले कलाकार हैं, इनकी एक ही मांग है कि जो रावण ये मेहनत से बनाते हैं, अब तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, कोरोना के बाद से संकट भी बढ़ चुका है। तो इन कलाकारों का कहना है कि कम से कम इनको इनकी मेहनताना का जो हक है, कलाकारी का जो हक है वो मिले, क्योंकि समय बदल रहा है और रावण का स्वरूप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में अगर बात करें तो तकरीबन ऐसे कई स्थान है जहाँ पर 50 फीट से ज्यादा रावण दहन होते हैं। इनमें कलाकारों को काफी मेहनत भी लगती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा 2 दिन बाद मनाया जाएगा और अभी रावण का जो पुतला पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अभी रावण के चेहरे पर आपको अहंकार साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, मगर यह अहंकार दशहरे के दिन भगवान राम इनका वध कर खत्म कर देंगे। रावण की ये जलाने की प्रक्रिया हमेशा से चली आ रही है। जो रावण हैं बनकर पूरी तरह से आप तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि तरह तरह के रावण हैं, ये सारे दशहरे में जलाए जाएंगे। मगर इन रावणों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आज के समय में कितनी महंगाई बढ़ गई है, कागज भी महंगा आता है, कलाकारी को क्या दाम मिल पा रहा है? सर इस समय तो जब से लॉकडाउन लागू हुआ उससे ये हर चीज का दाम बढ़ चुका है और जो हमें सामान 800 रुपए का मिलता था वो डबल रेट मिल रहा है, लेकिन हमें उतना रेट नहीं मिल रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।